आज जब वो मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ अगर उस टाइम कोई केस लग गया होता तो आज मैं यहाँ नहीं आ पाता। रेगुलरिटी बेसिस पे आप इंस्पेक्टर अपने मन में आप बन चुके थे, वो एक मोटिवेशन वो उस दिन युवा में पैर रख लिया, आप इंस्पेक्टर हो, बन गए, आप बन जाओगे। तो सर अगर मैं आपकी लाइफ को 3 भागों में बांटूं, 12th सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नौकरी, मतलब इंग्लिश सबको आ रही थी लेकिन ग्रामर किसी को नहीं आ रही थी। तो आप दोनों का ईवा के साथ कब जुड़ना हुआ? मतलब एक बार ऐसा हुआ कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को मैंने स्कॉलरशिप टाइम पे ना, उन्होंने डिस्पर्स टाइम पे नहीं की थी, तो मैंने अकेले ने जाके लॉक लगा दिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों से सफलता के सफ़र के 5वें एपिसोड में। दोस्तों आज हमारे साथ सिर्फ एक एसएससी क्वालिफायर्स ही नहीं बट एक्सपीरियंस्ड एसएससी क्वालिफायर्स हैं, मिस्टर पंकज स्वामी एंड मिस्टर सनोज स्वामी। पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप अपना टाइम निकाल के हमारे इस पॉडकास्ट पे आए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपने हमें बुलाया यहाँ। तो हमारे दर्शकों को कुछ बताइए अपने बारे में। तो मैं 2017 बैच से एसएससी में सेलेक्ट हुआ था एज इंस्पेक्टर जीएसटी, और करंटली मैं एज इंटेलिजेंस ऑफिसर डीजीजीआई में पोस्टेड हूँ गुवाहाटी। आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 साल होने वाले हैं। नहीं, 2017 बैच से मैं सिलेक्टेड हूँ। हमारी बैच की ज्वाइनिंग अक्टूबर 2020 में हुई थी। तो ये मेरा 6th ईयर चल रहा है जॉब का। मेरा सिलेक्शन सीजल 23 से अभी जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ वहाँ हुआ था। मैं जूनियर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में हूँ, और सीजल 25 में मुझे अभी प्रिवेंटिव ऑफिसर मिले हैं। सो आप दोनों का ईवा के साथ कब जुड़ना हुआ? 2008 में मैंने 10th की थी। तो उस टाइम क्या है कि एक वो दौर चल रहा था कि लोग डॉक्टर बनना धीरे धीरे छोड़ रहे थे और इंजीनियर बनने की तरफ बढ़ रहे थे। तो वो मिक्स डॉक्टर और इंजीनियर के ट्रेंड वाला मिक्स टाइम चल रहा था। उस टाइम मैंने डॉक्टर बनना तय किया, या फिर जो भी देखा मैंने आसपास, वो मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा हुई। लेकिन ना तो वो सपना मेरा था, क्योंकि मैंने किसी की सफलता को देख के इधर उधर सुन के वो शुरुआत की थी, तो उस राह पे चल नहीं पाया मैं। उसके बाद जैसे तैसे बायोलॉजी से मैंने 12th की, सेकंड ग्रेड से मैंने 12th की थी। लेकिन मेरी सिस्टर को, मेरी बड़ी बहन है, उसको बहुत भरोसा था मेरे पे। उसने कहा पंकज तू कर सकता है कुछ, अपनी ज़िंदगी में अच्छा कर सकता है। तो उसको ईवा क्लासेस के बारे में पता था, तो तभी ईवा क्लासेस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करा रहे थे। तो उन्होंने पापा को मनाया कि आप इसका एडमिशन ईवा क्लासेस में कराओ और ये आगे अच्छा करेगा। तो उसी दौरान फिर दीदी के कहने से मैं ईवा क्लासेस में आया। तो ईवा क्लासेस में आके मैंने ये देखा कि पढ़ाई तो हो रही थी, एक सपना था। जालूराम सर सबके लिए एक सपना लेके आए थे, जो ईवा क्लासेस का है ना, सपनों को दे उड़ान। तो वही सपना सबके लिए जालूराम सर लेके आए। लेकिन उसमें ये था कि सपना पहले भी हमें एक बार डॉक्टर बनने का मिल चुका था, लेकिन उस सपने को जो उसको बनाए रखने के लिए जो उनका मोटिवेशन लेक्चर होता था, जैसे उनकी क्लास में जितने टाइम वो पढ़ाते थे उतने ही टाइम वो मोटिवेट करने के लिए एक लेक्चर भी देते थे, और वो हमें बहुत अच्छा लगता था वो लेक्चर। और उससे क्या है, हम मोटिवेटेड रहते थे, पढ़ाई करते थे, इधर उधर भटकते नहीं थे। तो वहीं से ईवा क्लासेस के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई। तो ईवा क्लासेस में 1 साल कोचिंग करने के बाद मेरा सिलेक्शन ईएफएल यूनिवर्सिटी में हुआ। वहाँ से मैंने बीए ऑनर्स इंग्लिश किया विद रशियन लैंग्वेज। यूनिवर्सिटी में भी ये मेरा था कि यहाँ से हम यूनिवर्सिटी में गए तो बिल्कुल एक अलग माहौल था, क्योंकि जेएनयू, ईएफयू, बीएचयू देश की इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एक छोटे शहर से गए, तो वहाँ देखा कि और देश के हर कोने से आए हुए स्टूडेंट थे हमारे साथ। लेकिन एक चीज़ मैंने वहाँ देखी कि मतलब इंग्लिश सबको आ रही थी, लेकिन ग्रामर किसी को नहीं आ रही थी। तो कई बार जब ग्रामर की बात आती थी तो ईवा क्लासेस के जो स्टूडेंट थे वो उसमें आगे रहते थे हमेशा।
तो ये ईवा क्लासेस ने मेरे को स्टार्ट किया मैंने 2010 में, और उसके बाद में मैं ये फ्लू तक पहुंचा ईवा क्लासेस के माध्यम से। सो ये जो सक्सेस की रेसिपी होती है, इसमें जितना इंग्रेडिएंट रहता है उसमें मेन अपना रहता है मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। बिल्कुल, जो मैं कहूँगा जो मोटिवेशन है उसी से सब कुछ है, वो बेस मसाला है, वो स्वाद वही है, मोटिवेशन से ही आता है, उसी वरना से ही फिर उसमें आएगा। मजा नहीं है। मोटिवेशन के साथ सब कुछ आ जाएगा। सनोज जी, अब आप बताइए आपकी जर्नी कैसी रही, कब आपने स्टार्ट किया? मैं एक्चुअल में 2017 में भाई साहब का सिलेक्शन हो चुका था, तो उस टाइम ये ईवा से ही कोचिंग किया करते थे, एसएससी सीजीएल की। ठीक है, मेरा क्या है कि थोड़ा सा जो कुछ पढ़ाई में जानबूझ के नहीं पढ़ना, थोड़ा सा उस टाइप का मैं लड़का हुआ करता था। तो मैंने 12th की पीसीएम से, क्योंकि उस वक्त इंजीनियरिंग का दौर आ चुका था। मैंने 12th में पीसीएम ली। पीसीएम लेके 12th में मैंने 70% से मैंने 12th है जो क्वालिफाई किया था। उसमें मेरे मैथ्स के अंदर जो मेन सब्जेक्ट था 46 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। ठीक है, बुरा लगा था, पर खुद को भी पता था कि भाई पढ़ाई हमने नहीं की है। तो फिर उसके बाद मैंने बीएससी करने के लिए इंजीनियरिंग के बजाय बीएससी को चुना। मैंने बीएससी करेंगे और डूंगर कॉलेज में एडमिशन लिया था। डूंगर कॉलेज में जब एडमिशन लिया तो मेरे से भी 21 माहौल था वहाँ पे। ठीक है, डूंगर कॉलेज में खूब इंजॉय किया पहले साल, जिसका परिणाम रहा कि मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल हुआ। अरे, मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, एक साल मैंने पूरा वेस्ट ही कर दिया है। तो दोबारा फिर से बीएससी फर्स्ट ईयर मैंने एडमिशन लिया और फिर से वापस स्टार्ट किया। वही बात, एडमिशन टाइम में बढ़िया पढ़ाई की, लास्ट में जाते साल बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, लास्ट में जाते वही फिर से दोबारा बीएससी फर्स्ट ईयर फिर से फेल। अब मोटिवेशन का लेवल आप देख लीजिए कि 2 बार लगातार बीएससी फेल। सक्सेस तो बहुत दूर की बात है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम डाउन। तो उस वक्त भाई साहब एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ईवा क्लासेस से। तो इन्होंने कहा ऐसा कर, सब कुछ हो जाएगा, तुम आ यहाँ पे, और कुछ नहीं तो सर के गाइडेंस में थोड़ा मोटिवेटेड रहेगा तो कुछ ना कुछ कर लेगा। तो मैंने 2016 में ईवा क्लासेस ज्वाइन किया। पर वो इतना, मतलब मैं उस वक्त गिर चुका था कि भाई मुझे कुछ नहीं दिख रहा था सामने। तो मैंने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ जो क्लास चलती थी पढ़ाई करता था। ठीक है, कोई खास दोस्त नहीं बने कोचिंग में किसी से, बस अपने नोट्स बनाता और बैच अटेंड कर रहा था। उसी टाइम इंडियन पोस्ट में एक जीडीएस नाम की वैकेंसी आती है, जो एक टेम्पररी एम्प्लॉय होता है। तो उसकी वैकेंसी निकली। 10th में मेरे काफ़ी अच्छे परसेंट थे, 9.4 परसेंटाइल थी। वो 10th मेरिट बेस पे होते थे। बिल्कुल। तो उसमें मैंने फॉर्म अप्लाई किया और मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो इसी वजह से अब वो बहुत ही छोटी जॉब है, वैसे तो मैं फर्स्ट जॉब है तो छोटी नहीं बोलना चाहिए, पर अभी उस टाइम के लिए तो मेरे लिए वो भी बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि मैं 2 बार बीएससी फेल था वही। और फिर फिलहाल कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब के नाम पे मिल रहा था, तो मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। कल तक आपकी 2 बैक लगी थी, आज आपके पास एक टेम्पररी गवर्नमेंट जॉब थी हाथ में। बैक को क्लियर करने का चांस मिल जाता है, फेल जो मार्कशीट में कंप्लीटली फेल लिख के आया था। ठीक है, 2 बार लगा था। उसके बाद मैंने वो ज्वाइन किया और बैच वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट मेरा बैच हो चुका था। मैंने मेरे नोट्स तैयार कर लिए थे और मैंने कहा ठीक है, मैं वो जॉब स्टार्ट कर दी। उसके बाद मैंने जॉब के साथ प्राइवेट में वापस से बीए स्टार्ट करी। बीए, ठीक है, बीए स्टार्ट करी और मैंने वो जॉब साथ में कंटिन्यू रखी। उसके बाद लगभग 2019 नवंबर में भैया का सिलेक्शन हो गया था जीएसटी इंस्पेक्टर में। तब तक मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ठीक है यार, ये सिलेक्शन बहुत बड़ी चीज़ होती है और होना बहुत मुश्किल चीज़ है, अपन से नहीं हो पाएगा, ये है, मैं उसमें संतुष्ट चल रहा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब इनका सिलेक्शन हुआ तो मुझे घर में जब एक इंस्पेक्टर बनता है और इनका स्ट्रगल मैंने देखा था, इनकी पढ़ाई करने का तरीका सब कुछ मैंने देखा था, तो मुझे लगा कि हाँ हो सकता है। फिर मैंने इनसे बात करी तो इन्होंने कहा मतलब सिस्टम ये था कि पढ़ाई मैं कर रहा हूँ, मैं पूरी रात जाग के पढ़ाई कर रहा हूँ, यह मेरे ये पढ़ता नहीं था लेकिन ये मेरे पास बैठा रहता था। ये जागता पूरी रात था मेरे साथ, ये पढ़ रहा नहीं है, ये बैठा है, मैं पढ़ रहा हूँ। तो मैं कहता सनोज चाय पीने का मन कर रहा है, तो ये चाय बना के लाता 2 कप, हम चाय पीते और वापस में पढ़ाई स्टार्ट करता, ये पास में बैठा रहता है। तो इसने हालांकि वो पढ़ाई नहीं की लेकिन पढ़ते कैसे इसने देख लिया था। पर मेरे को ये डाउट था कि ऐसे पढ़ने से सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है। जब इनका हुआ तो मुझे पता चला कि अगर ऐसे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। सिटिंग सी क्या उन्हें भी कैसे बैठे रहे, कैसे बैठे रहे, क्या तरीका हो, क्या पढ़ाई का क्या तरीका रहता है, क्या रूटीन रखना है, किस किस चीज़ों से दूर रहना है, क्या क्या करना है, वो सब मैंने इनका देखा। तो जब इनका हुआ तो मुझ में कॉन्फिडेंस आया
कि नहीं यार सिलेक्शन तो हो सकता है, पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत डाउट में था। उसके बाद क्या हुआ कि सीजल 21 आई थिंक की बात है, उसके बाद में मैंने एक बार ईवा आया मैं उससे पहले, और सर से मैंने बात करी, सर मुझे अभी क्योंकि 2016 में बैच अटेंड किया हुआ था, ठीक है, तो जब इनके सिलेक्शन के बाद मैं वापस ईवा आया तो मैंने कहा सर मुझे वापस से तैयारी करनी है। सर ने कहा ठीक है आप कल से क्लास अटेंड कीजिए और हो जाएगा। और सर की सबसे बढ़िया बात मेरे को ये लगती थी, जब क्लास सुबह स्टार्ट होती थी तो सर का इंट्रोडक्शन ये रहता, गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर्स, ठीक है, तो मतलब खुद यूँ वो सुनने में अच्छा लगता था, खुद यूँ फील होता था कि हाँ हम हैं। तो रेगुलरिटी बेसिस पे आप इंस्पेक्टर अपने मन में आप बन चुके थे, यही वो एक मोटिवेशन वो उस वक्त नीवा में पैर रख लिया, आप इंस्पेक्टर बन गए, आप बन जाओगे। उसके बाद क्या हुआ कि जस्ट कोरोना आ गया। हम्म, अब कोरोना आ गया, क्लासेस वगैरह सब बंद। अब सीजल आया, 21 का सीजल था। फिर कोरोना की वजह से फिर से वापस डिस्टर्बेंस आ गई, ठीक है, कोचिंग वगैरह रेगुलर नहीं हो पाई। सीजल 21 के अंदर शायद 2 महीने बाकी थे प्री के अंदर। तो जैसे एक दिन हम ऐसे बैठे बात कर रहे थे, मैंने कहा यार क्या करें, मैंने तो दोबारा स्टार्ट किया, इतने में ये कोरोना आ गया। तो ये कहते कि चलो कोई बात नहीं, तेरे पास नोट्स सही वाके। मैंने कहा नोट्स मैंने एकदम परफेक्ट बनाए हुए थे। तो क्या ऐसे कर, 2 महीने तू उन नोट्स से पढ़ाई कर और अपना 100% दे के पढ़ाई कर, अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर देखेंगे क्या करना है। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार 2 महीने में कौन सा सिलेक्शन होगा, तो तू 2 महीने पढ़ाई कर, तुझे पता है कैसे पढ़ना है, बस तू 2 महीने पढ़ाई कर। वो 2 महीने पढ़ाई की, पहली बार मेरा सीजल 21 का प्री निकला। उस दिन मुझे हुआ कि हाँ पढ़ाई करने से और अगर सही चीज़ पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद सीजल 21 का मैंने मेंस दिया था, वो ओल्ड स्टाइल वाला मेंस था, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि मेंस के लिए आपको एकदम थोड़ा क्रीम लेवल तैयार होना पड़ता है, वो नहीं हो पाया था उस तक। तो 21 का मेंस में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एग्ज़ाम दे के आते ही ये था कि जिस दिन मेरा मेंस का एग्ज़ाम दिया, शाम को घर पहुंचे, अगले दिन सुबह मैं किताब खोल के बैठ गया था। मेरा ये था कि इस बार नहीं हुआ, मेरे को एग्जाम सेंटर से निकलते ही पता चल गया था मेरा नहीं होना, लेकिन कल से वापस तैयारी स्टार्ट करनी है। बिल्कुल। सीजल 22 के लिए मैंने अगले दिन से तैयारी स्टार्ट करी, और उसके बाद वापस से कुछ क्या है कि जब सीजल 22 में पैटर्न चेंज हुआ, सीजल 22 में क्या है कि जीके को मेंस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट, ठीक है, मेंस का पूरा पैटर्न चेंज हो गया। अब क्या करें, क्योंकि अभी तक तो जो सिस्टम था 21 तक वो इंग्लिश और मैथ्स पे मेन चल रहा था। तो मैं वापस सर के पास आया, तो सर ने कहा कि जब भी तेरे को जो वीक टॉपिक लगे उसकी क्लास अटेंड करो, और सर ने मुझे बुक्स प्रोवाइड करी जो ईवा की है, और मतलब एक तरफ माहौल उन बुक्स का। बिल्कुल। मैंने जो जीके मैंने कभी नहीं पढ़ी, जितनी पढ़ी मैंने उन बुक्स से पढ़ी, और मुझे लगता है कि अगर वो पढ़ ली तो आपको और कोई बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एसएससी सीजल के लिए। मैंने फिर वापस उन बुक्स से वापस जीके भी तैयार करी, और सीजल 22 के अंदर मेरे को पोस्टल असिस्टेंट मिली, उसमें मेरे को गुजरात पोस्टिंग मिली थी। उसके बाद मैंने वो बुक्स उठाई, सीजल 23 मैंने दिया मेंस, और उसके बाद मेरी पोस्टिंग आई। सीजल 23 की आंसर की आई, तो मुझे लगा मेरा 100% नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स मुझे कम लग रहे थे मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से। फिर मैंने कहा नहीं होगा, चलो गुजरात ज्वाइन करने चलते हैं। गुजरात जाके मैंने ज्वाइन किया। तब वहाँ पे ज्वाइन करने के 2 या 3 दिन बाद में सीजल 23 का रिजल्ट आया, तो उसमें मुझे जूनियर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में मिल गया, जो 2800 पे ग्रेड की जॉब है, ऑडिटर जूनियर अकाउंटेंट ये सारे। तो उसके अंदर मैं फिर वहाँ से बेंगलोर चला गया। फिर मैंने एक बार सर से बात करी, जब जूनियर अकाउंटेंट में हो गया था तो एक ठीक ठाक जॉब आ गई थी, तो मैंने सर को फ़ोन किया, मैंने सर जूनियर अकाउंटेंट बन गया आपका बेटा। सर कहते देख मज़ा नहीं आया, बनना तो इंस्पेक्टर है, ठीक है, जब तक इंस्पेक्टर नहीं बनेगा तब तक रुकना नहीं है। मैंने कहा ठीक है सर, नहीं रुकेंगे। उस दिन वहाँ पे ज्वाइन किया, बेंगलोर में रहता, वहाँ पे वापस पढ़ाई स्टार्ट, ठीक है। सीजल 24 ठीक हुआ था मेरा, लेकिन उसमें वो नॉर्मलाइजेशन का जो पंगा हुआ, उसमें मैं फिर से बाहर, ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने रुकना नहीं है, फिर से लगे। और फाइनली सीजल 2025 में मेरे को इस बार प्रिवेंटिव ऑफिसर मिला है, जो रैंक भी ठीक अच्छी रैंक है, तो मुझे मुंबई कस्टम्स आसानी से मिलने के चांसेस लग रहे हैं। तो फाइनली जब ये रिजल्ट आया तो मेरा पहला कॉल जलराम सर को था। मैंने सर हो गया है, क्या हुआ है बता। मैंने कहा सर प्रिवेंटिव ऑफिसर, कि हाँ अब बनी है बात है। उस दिन अब मज़ा आया है। तो सर अगर मैं आपकी लाइफ को 3 भागों में बांटूं, 12th, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नौकरी, तो इन तीनों में आपकी जो लाइफ में जो स्पेसिफिक चेंजेस हैं आपकी पर्सनैलिटी में ओवरऑल, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, कैसे बताना चाहेंगे उसके बारे में? अब 12th तक तो मैं बताऊं तो
पढ़ाई लिखाई तो की नहीं थी, तो ये बात था कि शंका थी मन में कि क्या करेंगे आगे। ठीक रहा, दीदी ने ईवा भेज दिया। तो वहाँ तक तो अब पर्सनैलिटी जो एक घर पे जो बच्चा रहा है वैसा ही था मैं। थोड़ा सा 11वीं 12वीं में घर से बाहर निकलने का मौका मिला था, कोचिंग वगैरह जाता था क्योंकि मेडिकल थी। तो बस थोड़ा बाहर का वातावरण देखा और उसमें थोड़ा घुल गया था, थोड़ी गलत दिशा में जाके पढ़ाई नहीं की थी। लेकिन बाद में ईवा ज्वाइन करने के बाद मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी गया, तो वहाँ बहुत मेरे को सीखने को मिला। मैं EFLU के लखनऊ कैंपस में था, तो लखनऊ अपने आप में बहुत अच्छा शहर है। और उनकी टैगलाइन है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। तो लखनऊ में रहना बहुत अच्छा है। वहाँ का एक अलग ही बोली में मिठास है, एक अलग ही अंदाज़ है उनका बोलने का। फिर मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे, देश के हर कोने से स्टूडेंट थे, अलग अलग लोगों से मिल रहे थे हम वहाँ। और थोड़ा सा, लेकिन पढ़ाई मैंने वहाँ भी नहीं की फिर जाके। यहाँ क्योंकि मैं पढ़ा युवा में, क्योंकि डेली मेरे को एक मोटिवेशन लेक्चर मिल रहा था जालूराम सर से, लेकिन वहाँ मेरे को मोटिवेट करने के लिए कोई था नहीं। तो पढ़ाई मैंने नहीं की, लेकिन मैंने एक अच्छा काम किया, मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ वहाँ घुस गया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ। जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम थी यूनिवर्सिटी में, वो सब देखना, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करना। और बहुत से आप यूनिवर्सिटी में देखते हो तो आधे लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम है और वो उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, और आधे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं होता, केवल उनको अच्छे नंबर से डिग्री लेनी होती है, और वो प्रॉब्लम्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपने एकेडमिक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। आंखों पे पट्टी बांध के चले ही जाते हैं कि भाई जी। हमें तो बस 3 साल मिलेगी, डिग्री लेके जाना है यहाँ से। डिग्री लेके जाना है। अ, तो हालांकि कुछ ऐसा भी होता है कि एक अलग अलग क्लास की, जैसे स्कॉलरशिप की प्रॉब्लम मान लीजिए, हॉस्टल की प्रॉब्लम मान लीजिए, जो अच्छे बैकग्राउंड से आए हैं उनको ये सब प्रॉब्लम नहीं होती, और आधों को होती है। ठीक है, अब जिनको प्रॉब्लम नहीं होती उनको उस चीज़ के लिए आवाज़ भी नहीं उठानी। अब हमें आवाज़ उठानी है तो आपको दूसरे स्टूडेंट का सपोर्ट भी चाहिए होगा। तो उसमें क्या है कि अच्छा, वो देश के हर कोने से है, वो केरला से है, वो मणिपुर से हैं, वो आंध्रा से है। अब उनके साथ बात करनी है तो हिंदी में आप बात नहीं कर सकते। तो पॉलिटिक्स ने मेरे को थोड़ा इंग्लिश बोलना सिखा दिया। यानी मैं ग्रामर में ईवा से सीख के गया था, स्पीकिंग की कोचिंग मैंने इफ्लू में जाके ले ली। तो क्योंकि उनको बताता, बातचीत होती, स्टूडेंट्स थे कि ये हमारी प्रॉब्लम है, इसे करना चाहिए, आपको साथ आना चाहिए। तो एक तरह से मैं वहाँ एक नेता वाली छवि हो गई मेरी यूनिवर्सिटी में भी, और यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया में सभी मेरे को नेताजी कहने लग गए। तो पढ़ाई से कोसों दूर, जैसे मेरे साथ के जो उस टाइम जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, जब मैं इफ्लू चला गया था, वो कहीं कॉलेज में इंजीनियरिंग करने चले गए, वो कहते थे कि हम पहली रात पढ़ के दूसरे दिन एग्ज़ाम दे के आते हैं। तो मैं कहता था कि मैं तो बिना पढ़े ही एग्ज़ाम दे के आता हूँ। और मेरा सिस्टम ये था, कोई मोटिवेशन था नहीं, मेरा ये था कि वहाँ था कि आपको 60% मार्क्स लाने हैं, अगर उससे कम मार्क्स आएंगे तो आपकी स्कॉलरशिप रुक जाएगी। तो मेरे कहा यार, ये स्कॉलरशिप रुक गई तो अपना लखनऊ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो क्योंकि घर से भी उतने पैसे आ नहीं सकते, तो मैं केवल उतना ही पढ़ता था कि मेरे 60% मार्क्स आ जाए, उससे ज़्यादा मेरे को चाहिए नहीं थे। तो मैं अपना उतना, अगर मेरे को 60% मार्क्स से ज़्यादा अगर पेपर में आ भी रहा है तो भी मैं नहीं लिखता था, उसकी अहमियत ही नहीं उठाता था, क्योंकि मेरे को उस डिग्री की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं वहाँ के रंग में ऐसा घुल गया था, वो जगह मेरे को इतनी अच्छी लगी थी, पॉलिटिक्स इतनी अच्छी लगने लगी थी, मैं उसी में, एकेडमिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं था। बिल्कुल रिवोल्टिंग एटीट्यूड में आप थे। बिल्कुल, मैं एकदम भगत सिंह, बिल्कुल भगत सिंह। भगत सिंह पढ़ने लग गया था। मतलब एक बार ऐसा हुआ कि
यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को मैंने स्कॉलरशिप टाइम पे ना उन्होंने डिस्पर्स टाइम पे नहीं की थी, तो मैंने अकेले ने जाके लॉक लगा दिया था और सारा स्टाफ अंदर था। तो आज जब वो मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ अगर उस टाइम कोई केस लग गया होता तो आज मैं यहाँ नहीं आ पाता, लेकिन उस टाइम ऐसा था। बाद में और लोग साथ में जुड़ गए, लेकिन शुरुआत में मैंने अकेले ने जाके लॉक लगा दिया था। और उसके बाद में अन्ना आंदोलन हुआ था, आम आदमी पार्टी आई थी, तो आम आदमी पार्टी में भी मैं जो हजरतगंज का क्षेत्र प्रभारी बन गया था। उसके बाद में हमारे हिसाब से टिकट वगैरह नहीं बनी, वो पॉलिटिक्स के कुछ कारणों से। फिर बाद में हम बीजेपी में चले गए थे, ऐसे करके मैं पूरा पॉलिटिक्स में रंग गया था। तो अब अच्छे से ग्रेजुएशन करके आया। पढ़ा मैंने कुछ नहीं, लेकिन ज़िंदगी में सीख के आया, लोगों में रहना सीख के आया, लोगों से डील करना सीख के आया, ज़िंदगी का हर अनुभव मैं वहाँ से लेके आया। और जब ग्रेजुएशन का लास्ट लेक्चर था तो हमारे एक टीचर थे, उन्होंने कहा कि पंकज तू, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर क्या है कि बीए करने के बाद आप एमए करते हैं और उसके बाद में आपके अच्छे करियर ऑप्शन खुल जाते हैं, बहुत अच्छे करियर। और एमए ही नहीं, उसके बाद एमफिल, पीएचडी, ये सब करके आप बहुत ऊंचे पदों तक जाते हैं। लेकिन मेरे टीचर ने कहा था कि तू अब एकेडमिक्स में मत रहना, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी जो पॉलिटिक्स तेरे को दे चुकी है, उतनी दे चुकी है, उससे ज़्यादा यूनिवर्सिटी तेरे को कुछ देने वाली नहीं। तू जो नेताजी यहाँ है वही नेताजी बन के, अगर तुम पीएचडी भी करके निकलेगा तो वो नेताजी बन के ही निकलेगा, क्योंकि पढ़ना तेरे को है नहीं। तो अब ग्रेजुएशन तेरी हो गई, अब तू बाहर चला जा यूनिवर्सिटी से, जो तेरे को करना है वो कर, जहाँ भी तेरे करियर को लेके जाना है। एकेडमिक्स में तेरा करियर नहीं है, तो तेरे को यहाँ पॉलिटिक्स करनी है, तो यहाँ से चला जा और अपना करियर को डिसाइड कर। बस आपसे अपना पीछा छुड़ा रहे थे? नहीं, पीछा नहीं छुड़ा रहे थे उनको। मैं कहता हूँ कि अगर मैं गलती कर देता, अगर मैं एमए कर देता, क्योंकि मैं एमए करने वाला बंदा नहीं था, मैं पढ़ाई मेरे को करनी नहीं, मैं अपने 2 साल फिर बर्बाद करते वहाँ पे। और क्योंकि जितना वहाँ से जितना मैं सीखना था मैं सीख चुका था। तो वो उन्होंने, एक बात है ना, गुरु आप चेले की जो क्षमताओं को हमेशा समझ लेता है और उस हिसाब से अच्छी राय देता है। मैं मानता हूँ कि उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी राय दी थी कि ग्रेजुएशन तेरी हो गई है, जो तेरे को यूनिवर्सिटी सिखा ली थी तूने 3 सालों में पूरा सीख लिया, अब आगे करियर देख तेरे को क्या करना है। तो वो वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी मैंने। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये थे ईवा के कुछ और चमकते सितारे जिन्होंने ईवा का ही नहीं पूरे बीकानेर का नाम रोशन किया। तो मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में नई सक्सेस स्टोरीज के साथ। धन्यवाद।